लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। आज का अखबार की शुरुआत उस ऐतिहासिक खबर से जिस पर आज पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। नेपाल में सुशीला कार्की की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति। काठमांडू की सड़कों से संसद तक पिछले हफ्ते तक उथल पुथल, हिंसक प्रदर्शन आखिरकार ये बदलाव का संकेत बन गया। नेपाल को उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है और ये सिर्फ एक नेता का चयन नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीति के खिलाफ युवा आवाज की जीत है। भारत के प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे ने सुशीला कार्की को भारत की मित्र और भ्रष्टाचार विरोध की प्रतीक बताया। भारत में इस नियुक्ति को नेपाली लोकतंत्र की मजबूती, युवाओं की ताकत और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर उम्मीद जताई कि नेपाल में शांति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी और भारत नेपाल के पारंपरिक संबंधों को और बल मिलेगा। रॉयटर्स, सीएनएन, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा जैसी वैश्विक मीडिया ने कार्की की नियुक्ति को ऐतिहासिक, साहसी और उम्मीद भरी बताया है। रॉयटर्स ने लिखा कि विरोध प्रदर्शनों व भ्रष्टाचार के खिलाफ जन उभार के बाद राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति से कार्की का चयन हुआ। सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी के संपादकीयों में उल्लेख आया कि कार्की भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत छवि, राजनीति से बाहर और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की प्रतीक है। दुनिया भर के विश्लेषकों ने इसे जनता के प्रति जवाबदेही की ओर एक बड़ा कदम बताया। काठमांडू पोस्ट, सेतो पार्टी और कई नेपाली अखबारों में जन टिप्पणी, ओपिनियन और संपादकीय छपे। युवाओं का विश्वास ही नई सरकार की पूंजी है। पहली मांग थी प्रधानमंत्री का इस्तीफा, अब मांग है ईमानदार, निष्पक्ष व्यवस्था। विरोध में मारे गए युवा, परिवारों के घाव और पारदर्शी चुनाव ही सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेयर बालेन शाह और जन आंदोलन से जुड़े कई चेहरे अगले चुनाव तक सरकार की निगरानी और कामकाज में युवा भागीदारी की मांग कर रहे हैं। कार्की ने अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा, अगर मुझे निष्पक्ष जांच और काम की स्वतंत्रता दी गई, तभी मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगी। सबसे पहले हिंसा में मारे गए आंदोलनकारियों के परिवारों की सहायता और फिर पारदर्शी चुनाव कराना मेरी प्राथमिकता होगी। संसद की तत्कालिक विसर्जन और नए मंत्रिमंडल में युवा प्रतिनिधियों की भागीदारी तय हो रही है। कुल मिलाकर नेशनल, इंटरनेशनल और नेपाली मीडिया की चर्चाओं के मुताबिक सुशीला कार्की की नियुक्ति नेपाल में एक नया विश्वास, बदलाव और न्याय की उम्मीद जगाती है। अब देश आर्थिक व सामाजिक स्थिरता, पारदर्शी चुनाव और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के रास्ते पर कदम रख रहा है। पूरी दुनिया नेपाल के इस बदलाव को लोकतंत्र और नव आंदोलन के आदर्श के रूप में देख रही है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में बताया गया है कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ साजिश करने के आरोप में 27 साल की सजा मिलना वहां की लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत है। उन्होंने चुनाव हारने के बाद परिणाम स्वीकार नहीं किया था और अपने समर्थकों के साथ देश की संस्थाओं पर हमला कराया था। उनकी साजिश में चुनाव नतीजों को फर्जी बताने वाली झूठी जानकारी फैलाना, राष्ट्रपति लूला और जज की हत्या की योजनाएं बनाना और राजधानी ब्रासीलिया में हिंसक प्रदर्शन कराना शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और उनके करीबियों को दोषी ठहराया, जबकि सेना के प्रमुखों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और तख्तापलट की योजना असफल रही। संपादकीय में कहा गया है ये फैसला न सिर्फ लोकतंत्र के समर्थन में एक राहत है, बल्कि उन लोगों के लिए भी उम्मीद है जो बोल्सोनारो की नीतियों से प्रभावित थे, जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता, आदिवासी समुदाय और LGBTQ+ लोग। ब्राजील में पहले भी सैन्य तख्तापलट होते रहे हैं, लेकिन किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं मिली थी। ये फैसला बताता है कि अब किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। हालांकि बोल्सोनारो के समर्थक उन्हें शहीद मान रहे हैं और अमनेस्टी यानी माफी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में भी कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं। फिर भी ज्यादातर ब्राजीलियाई मानते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया।
संपादकीय ये भी कहता है, ये जीत तो मिली है, लेकिन इसे बचाए रखना भी आसान नहीं होगा। इसके लिए लगातार लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। लेख का मुख्य संदेश ये है कि लोकतंत्र की ताकत ये है, जो नेता लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है। ब्राजील ने ये दिखा दिया है कि लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है, और यही दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में मशहूर कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली क्रिक की हत्या की घटना से जुड़ी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर फोकस किया गया है। इसमें सेलेक्टिव एम्पैथी की खतरनाक प्रवृत्ति पर सोचने के लिए मजबूर किया गया है। लेख के अनुसार चार्ली क्रिक के विचारों से असहमति रखने वाले कई लोग उनकी मौत के बाद सहानुभूति दिखाने से भी पीछे हट गए। जबकि किसी भी विचारधारा का हो, किसी के साथ हिंसा या हत्या को जायज ठहराना सही नहीं है। लेखक ने स्वीकार किया है कि किर्क की राजनीतिक भाषा और विचार विवादास्पद थे, और कई बार उनके शब्द दूसरे समुदायों के लिए अपमानजनक भी रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके प्रति मानवीय संवेदना या सहानुभूति खत्म होनी चाहिए। लेख का संदेश ये है कि अगर हम केवल अपनी विचारधारा के लोगों के लिए ही सहानुभूति रखते हैं और विरोधी विचारधारा के लोगों के लिए हिंसा को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हम खुद भी उसी विभाजन और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी आलोचना करते हैं। सेलेक्टिव एम्पैथी मुझे अपने पसंदीदा लोगों के लिए सहानुभूति है, लेकिन जिनसे मुझे मतभेद है उनके लिए नहीं। ये राजनीति और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाती है। लेख के मुताबिक चार्ली क्रिक की हत्या की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा, फिर वही बंटवारे और पक्षपात की आग को और भड़काती हैं। कई बार ऐसी घटनाओं के बाद दोनों पक्ष अपनी ही राजनीतिक भाषा में हिंसा और नफरत की आलोचना या समर्थन करते हैं। कभी कभी ऐसे हत्यारे तक लोकनायक बना दिए जाते हैं, अगर उनकी हिंसा उनकी विचारधारा के मुताबिक हो। यही आदत पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेखक का निष्कर्ष है, चाहे विचार अलग हों, सहानुभूति और इंसानियत को कभी चयनित नहीं करना चाहिए। इससे समाज में द्वेष और हिंसा की जड़ें और गहरी होती हैं। मूल भावना यही है कि विचारधाराओं के बीच भले मतभेद हो, मानवता में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। प्रिंट में प्रकाशित फीचर में बताया गया है कि इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री अब एक बड़ा और प्रभावशाली कारोबार बन चुकी है। पहले ये सिर्फ शौक था या अतिरिक्त आय का जरिया मानी जाती थी, लेकिन अब इसमें भारी कमाई, बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप और नई नौकरियों का निर्माण हो रहा है। फीचर में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले कंटेंट क्रिएटर्स ब्रांड्स के लिए जरूरी हो गए हैं, क्योंकि उनके जरिए सीधे दर्शकों तक पहुंचना आसान है। पहले ब्रांड न्यूज पब्लिकेशन के साथ काम करते थे, लेकिन अब इन्फ्लुएंसर को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उनका कंटेंट खास होता है, विज्ञापन साफ दिखते हैं और रिटर्न भी सुनिश्चित होता है। फीचर में कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कोई क्रिएटर कुछ साल में 30,000 रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए प्रति पोस्ट चार्ज कर रहा है। वहीं बड़े ब्रांड्स अपने मार्केटिंग बजट का बड़ा हिस्सा इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप पर खर्च कर रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर अपनी टीम बना चुके हैं, पॉडकास्ट चला रहे हैं और अपने लिए अलग पहचान बना रहे हैं। साथ ही लेख में यह भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय बने रहना आसान नहीं है। लगातार नए ट्रेंड्स के साथ खुद को अपडेट रखना पड़ता है, वरना ऑडियंस बदल जाती है और पहचान घट जाती है। कंटेंट की क्वालिटी और ऑर्गेनिकपन पर जोर है, क्योंकि दर्शकों को अब पता चल जाता है कि कौन सा कंटेंट सिर्फ विज्ञापन है। लेख ये भी बताता है कि इन्फ्लुएंसर की जिंदगी ग्लैमर से भरी दिखती है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है। दिन रात कंटेंट बनाना, खुद को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखना और ब्रांड्स के साथ सही तालमेल बिठाना आसान नहीं है। फिर भी इसमें फायदे भी हैं, यात्राएं, खास अनुभव और अतिरिक्त कमाई। कुल मिलाकर ये फीचर कहता है कि इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री अब एक गंभीर, पेशेवर और प्रभावशाली क्षेत्र बन चुकी है, लेकिन इसमें बने रहने के लिए लगातार मेहनत और रणनीति जरूरी है। यही बदलाव इस क्षेत्र को नई पहचान और आर्थिक ताकत दे रहा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।